बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छी बात है, बढ़िया भी रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बच्चों, आप लोगों को हम एक बात स्ट्रिक्टली बताना चाहते हैं कि आप जो भी होमवर्क सेंड कर रहे हैं वो किसी भी समय सेंड करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आपसे कहा जाता है कि 2 बजे से पहले होमवर्क अपना सेंड करिए, ठीक है? तो आज के बाद से हम जो भी आपको होमवर्क देंगे वो आपको 2 बजे से पहले ही सेंड करना है और सभी बच्चों को करना है, ठीक है? कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क सेंड करें, अन्यथा उन्हें हम अनुपस्थित कर देंगे, ठीक है? उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी, वो एब्सेंट लगेगी। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बसंत से 2 लेसन करा दिए, 2 पाठ करा दिए ना। आज हम शुरू करेंगे अपनी दूसरी पुस्तक, कौन सी? व्याकरण वसुधा, ठीक है? व्याकरण वसुधा शुरू करेंगे। इसका अध्याय 1 है आपका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, ठीक है? तो बच्चों, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है, जैसे हम सब समाज में रहते हैं। तो हम लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? हम कैसे बात कहते हैं? कुछ भी हम किसी को कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं ना। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, चाहे वो बोल कर हो, चाहे वो पढ़ कर हो, चाहे वो लिख कर हो, चाहे बोल के समझाएं, चाहे लिख के समझाएं, चाहे पढ़ कर समझाएं, ठीक है? तो भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, यानी कि भावों और विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, जैसे मनुष्यों में भाषाएं होती हैं, वैसे ही पशुओं में भी भाषाएं होती हैं। जैसे कुत्ता कैसे, कुत्ते की भाषा क्या है? भौं, चिड़िया की चहचहाना, घोड़े का हिनहिनाना, ठीक है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, बकरी मैं मैं करना, तोता टहटे, ठीक है? ये सब उनकी आवाज़ें हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को अन्य पक्षियों या पशुओं तक पहुंचाते हैं। अब भाषा जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। भाषा के हमारे 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, ठीक है? अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि बातें करना, फोन पर बात करना, ये सब क्या है? मौखिक। अभी हम बोल रहे हैं ना, तो ये है मौखिक। हम आपको मौखिक समझा रहे हैं, इसमें कुछ भी लिखित नहीं है। दूसरा क्या है? हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो होती है हमारी लिखित भाषा। जैसे कि अभी हम पुस्तक को देख के पढ़ेंगे, तो पुस्तक पर हम लिखे हुए अक्षरों को देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी लिखित भाषा है। हम चिट्ठी लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो वो सब क्या है? हमारी SMS लिखते हैं, ये सब हमारी लिखित भाषा है। हम पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में भी हम लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा है। भाषा का एक अन्य रूप और भी है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। बट ये बच्चों, इसको हम भाषा के रूप में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है सांकेतिक भाषा का, ठीक है? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन इशारों के द्वारा आपको ट्रैफिक के बारे में बताता है, ठीक है? जब हम नृत्य करते हैं, नाचते हैं, तो हम एक गाने को मुद्रा, अपनी नृत्य की मुद्रा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है? हम एक्शन से, अपने भाव, अपनी मुद्राओं के द्वारा उस गाने के बोल को प्रकट करते हैं, ठीक है? बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो रो के अपने भावों को प्रकट करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, तो वो बोल तो पाता नहीं है, तो उसे वो रो के ही बताता है। तो ये उसका कौन सा हुआ? सांकेतिक। लेकिन भाषा के सिर्फ कितने रूप होते हैं? 2, एक लिखित और दूसरा मौखिक। इसके बाद आता है भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, ठीक है? अब आती है बात मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है?
बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, यानी परिवार में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जो भी भाषा हमारे परिवार में बोली जाती है, परिवार में बोली जाने वाली भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। अब बच्चा बंगाली परिवार में जन्म लिया तो उसकी भाषा मातृभाषा क्या होगी? बंगाली। तमिल परिवार में जन्म लिया तो उसकी भाषा क्या होगी? तमिल। ठीक है। हिंदी भाषी परिवार में लिया तो उसकी भाषा हिंदी होगी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की भाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? हिंदी ही होती है। ठीक है। दूसरी होती है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा। ठीक। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हमारी जो राजभाषा है उसे हिंदी घोषित किया गया था। तब से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आती है बात राष्ट्रभाषा की। जिस भाषा को राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि हिंदी हमारे अधिकतर राष्ट्र में बोली जाती है, मतलब अधिकतर राज्यों में बोली जाती है हिंदी, तो इसलिए हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी स्वीकार की गई है। अब आती है हमारी चौथी मानक भाषा। पहली मातृभाषा, राजभाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा और चौथी होती है मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है वो उस भाषा को एक निश्चित पैमाने के अनुसार बोली जाती है। मानक भाषा जो होती है एक निश्चित पैमाने के अनुसार बोली की जाती है, जैसे कि सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, विद्यालयों में, और विद्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? मानक भाषा। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं मानक भाषा किसको कहते हैं। जैसे कि हम दिल्ली जाऊंगा, हम दिल्ली जाऊंगा, ये भाषा का सही स्वरूप है? नहीं है ना। जब हम बोलेंगे मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये भाषा का एक मानक स्वरूप हुआ, यानी कि शुद्ध रूप। शुद्ध रूप को, भाषा के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा। इसमें जैसे हम नॉर्मल आम तौर पे बातचीत में हम कोई भी भाषा यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं जब हम आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम किसी सरकारी कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमें सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय में आप उल्टी सीधी या शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम किसका प्रयोग करेंगे? मानक भाषा का, यानी कि शुद्ध उच्चारण करेंगे। किसी भी भाषा का हम क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण करेंगे। जैसे भी हमने आपको उदाहरण बताया ना, हम दिल्ली जाऊंगा, भाषा का सही स्वरूप नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा, ये भाषा का सही स्वरूप है। अब आती है बोली। बोली क्या होती है? बोली जो होती है एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। ये भाषा का एक प्रारंभिक रूप है जो एक निश्चित, मतलब सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे कि ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? हमारे ही क्षेत्र में बोली जाती है, अयोध्या में बोली जाती है अवधी। ठीक है। जैसे कि अवधी भाषा में ही तुलसीदास ने रामायण लिखी थी। ओके। और ब्रज भाषा में सूरदास ने सूरदास के पद लिखे थे, लिखे है ना। तो ये हुए, लेकिन साहित्यिक रचना बोलियों में नहीं होती है। सिर्फ यही दो रचनाएं हुई जो आगे चलकर हम इसको क्या बोलने लगे? खड़ी बोली का रूप देने लगे। ठीक है। अब बात आती है लिपि की। लिपि क्या होता है? बोली हो गई हमारी, अब आती है लिपि। लिपि क्या है बच्चों? जब हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, ठीक, जो भी हम बोल रहे हैं, उन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो बांग्ला हो, ठीक है, जब हम जो बोलते हैं और जब हम उसको लिखते हैं, लिखने में जो भी वर्णमाला का प्रयोग हम करते हैं वो होती है हमारी लिपि। जैसे जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी स्वर और व्यंजनों से लिखते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का खा गा घा, इन्हीं अक्षरों से मिलकर हम शब्द बनाते हैं ना हिंदी के। और जब हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ABCD, और इन्हीं A to Z से ही हम एक वर्ड बनाते हैं ना। तो अंग्रेजी हमारी कौन सी लिपि में हुई? रोमन लिपि में, जिसमें कि हमारी लिपि क्या है? ABCD। और जब हिंदी हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, जैसे कि का खा गा घा, ये हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है। तो इसी तरह से संस्कृत जो है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है। बांग्ला और अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी गई है। संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। उर्दू फारसी में लिखी गई है। पंजाबी
गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अब आती है बात व्याकरण की। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है, वो होता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके ये वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। इसमें वर्णों का उच्चारण, वर्णों के बोलने के स्थान, वर्णों के लिखने की विधि बताई जाती है। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसका अध्ययन किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से। तो आइए, पहला अध्याय 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों से करता है। इस आदान प्रदान के लिए वह अनेक साधन अपनाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको अपनी बातों को समझाने के लिए एक भाषा का अपनानी होती है। ठीक है, जिसके लिए वो भाषा का प्रयोग करता है। जैसे इस चित्र में देखिए, माँ अपने बच्चे को बोल के समझा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन के समझ रहे हैं। यहाँ भी अध्यापिका लिख के समझा रही है और यहाँ पे पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, यानी कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कितने रूप होते हैं? 2। मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप की मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, गाना सुनाना, बातचीत करना, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन के उद्घोषक आदि की भाषा मौखिक होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। ठीक है, अब जब हम अपने भावों विचारों को मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे हम भाषण देते हैं तो बोल के दे रहे हैं, गाना सुनाना, गाना हम सुनाते हैं वो भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन पर जो उद्घोषक होते हैं अपनी उद्घोषणा कैसे करते हैं? बोल के करते हैं, वो भाषा मौखिक होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप। अस्थायी रूप क्यों है बेटा? अस्थायी रूप इसलिए है क्योंकि हम इसको सुरक्षित नहीं रख सकते बहुत समय तक। ठीक, हमने बोल दिया, बात खत्म हो गई, तो हम इसको सुरक्षित तो रख नहीं सकते, इसलिए अस्थायी रूप है जो बहुत समय तक ना टिके। दूसरी है हमारी लिखित भाषा। जब हम लिख कर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों और अखबारों की भाषा लिखित होती है। लिखित भाषा में किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपने भाव विचारों को प्रकट किया जा सकते हैं, परंतु ये विचार अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया जाता। तो लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, टीचर अपनी बात को लिखकर समझा रही हैं और बच्चे लिखकर समझ रहे हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो हमारी क्या है? लिखित भाषा है। पत्र पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं क्योंकि हम लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा है। ये लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। जैसे कि रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य जो है वो क्यों सुरक्षित है? क्योंकि वो लिखे गए थे। तीसरी भी हमने एक बात बताई थी, तीसरी भी एक भाषा है, लेकिन उसको व्याकरण में महत्व नहीं दिया गया, इसलिए उसको हम तीसरा नहीं जोड़ते। कौन सी? सांकेतिक भाषा। अब है भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, कितनी भाषाओं को? 22, जो कि निम्न हैं: असमिया, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी और संथाली। ये 22 भाषाओं को किसने मान्यता दी है? भारत के संविधान ने। आज हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है।
विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन कार्य होता है। मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। अर्थात जब जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उस परिवार में बोली जाने भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है अर्थात बोली और समझी जाती है तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि यह देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है जिस राष्ट्र में वो उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि हिंदी हमारे राष्ट्र में सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था राजभाषा किसे कहते हैं? जिस सरकारी कामकाज जिस भाषा में होगा उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चारित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता। आज अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब आती है चौथी हमारी मानक भाषा। भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा में संप्रेषणीयता सहज हो जाती है, यानी कि संप्रेषणीयता का मतलब होता है आदान और प्रदान। ठीक है, संप्रेषण करना। यानी मानक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जो किसी निश्चित पैमाने के अनुसार बोली जाती है। बातचीत करना, ठीक है, और क्या करना? पत्र व्यवहार, विद्यालयों में बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने भाषा को मानक भाषा बोलते हैं। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। बोली जो होती है बच्चों वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे राज्य में नहीं बोली जाती है, पूरे क्षेत्र में नहीं बोली जाती, एक सीमित निश्चित उस और भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही हम बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। ब्रज कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। अवधी हमारे ही क्षेत्र में, अयोध्या में। पहाड़ी एरिया में। हरियाणवी हरियाणा में। राजस्थानी राजस्थान में। और भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। ठीक है। बोलियों में लोकगीत तथा लोकगाथाओं की रचना होती है। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। लिपि मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ निश्चितों को निश्चित कर लिया जाता है, यही लिपि कहलाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जब हम कुछ बोलते हैं और उसको लिखित में लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी लिखने के लिए हमें कौन से चिन्ह की आवश्यकता होती है? का, खा, गा, ठीक है, स्वर और व्यंजन की आवश्यकता होती है, वो हमारी लिपि है। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी, कोंकणी की भी देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, गुजराती भी देवनागरी है। उर्दू हमारी फारसी, उड़िया, ओडिया, बंगाली, बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, जर्मन रोमन लिपि में, फ्रेंच भी हमारी रोमन लिपि में है। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। जब हम शुद्ध रूप में किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं तो वो है व्याकरण के द्वारा ही हम बोल सकते हैं। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध और अशुद्ध का निर्धारण कर सकते हैं। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों की आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। ये हम आपको आगे जो हमारे अध्याय हैं उनमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अध्याय बच्चों। अब हम आते हैं क्या हमने इस पाठ से सीखा। मातृभाषा किसे कहते हैं? हमने क्या बताया था? परिवार में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और राजभाषा जो होती है वो हमारे सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा जिसे शिक्षाविद और विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उस भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। बोली व भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है और भाषा क्या है? भाषा एक विस्तृत रूप है। भाषा जो है बोली का ही एक विस्तृत रूप होता है, ठीक है। व्याकरण के अंग कौन कौन से? व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सही पर सही का निशान लगाइए। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? मौखिक, लिखित, भाषा या लिपि। हमारा भाषा, हम भावों के एवं विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। शिक्षाविदों तथा विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी होती है? मानक भाषा। अब हमारा आता है रिक्त स्थान। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मानक भाषा का, यानी कि शुद्ध भाषा का। ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार व्याकरण के अंग हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। संस्कृत हमारी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, गुजराती, देवनागरी, फ्रेंच रोमन लिपि में, बंगाली बांग्ला लिपि में और मराठी देवनागरी में। मातृभाषा, अब इसमें मिलान करना है। मातृभाषा कौन सी होती है? जो परिवार में सीखी गई भाषा होती है। राजभाषा कौन सी होती है? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली। बोली क्या है? भाषा का अविकसित एवं क्षेत्रीय रूप होता है। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। तो ये हो गया हमारा आज का अध्याय संपन्न, पूरा होता है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ठीक है। आपको भी बुक्स अपनी पुस्तक से एक बार इसको फिर से पढ़ना है और वीडियो को भी आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए और अच्छे से समझिए। और जितना भी वर्क दिया जाता है वो नीट एंड क्लीन आप हमको सेंड करेंगे और आज ही करेंगे। कितने बजे? 2 बजे से पहले करेंगे, ठीक है। अन्यथा क्या होगा? आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से वर्क करिए, अच्छे से काम करिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।